हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है हेपेटाइटिस। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हेपेटाइटिस क्या है, किस कारण से होता है, किस तरीके से लोगों में फैलता है, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, हो जाए तो हमें उसकी वैक्सीन अवेलेबल है या नहीं, या फिर हम उसको बचाव कैसे कर सकते हैं, मतलब हमें हेपेटाइटिस ना हो उससे बचने के लिए हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि वो किस तरीके से फैलता है तो उसका हम बचाव कैसे करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में यही सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे कि हेपेटाइटिस क्या है और उसके कितने टाइप्स हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो वर्ड है उसका मीनिंग समझते हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस का मतलब है, हेपेट मतलब लिया गया है लिवर वर्ड से, और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। ठीक है, क्या इन्फ्लामेशन ऑफ द लिवर, मतलब जो लिवर का इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है, हेपेटाइटिस। ठीक है, तो अब देखते हैं हेपेटाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द लिवर। लिवर का इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन क्या है, लिवर के अंदर स्वेलिंग हो जाना। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, इन्फ्लामेशन। स्वेलिंग होने के बाद वहाँ की सेल्स क्या हो जाती है, नेक्रोसिस हो जाती है, सेल की डेथ हो जाती है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन। तो दिस इन्फ्लामेशन कैन बी कॉज्ड बाय इंजरी और इन्फेक्शन। ये जो इन्फ्लामेशन है वो किस कारण से हो सकता है, या तो किसी इंजरी चोट के कारण हो सकता है या किसी इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। ठीक है, दैट कॉज डैमेज टू द लिवर, जिसके कारण से वो लिवर को डैमेज कर सकती है, खराब कर सकती है। ठीक है, तो इसमें हेपेटाइटिस में जो मेनली हम पढ़ेंगे वो वायरल हेपेटाइटिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हेपेटाइटिस है वो इंजरी के कारण भी हो सकती है और इन्फेक्शन के कारण भी हो सकती है। वायरल इन्फेक्शन के ज़्यादातर चांसेस रहते हैं हेपेटाइटिस होने के। तो ये क्या है, हमारा लिवर है, लिवर में क्या आ रही है, स्वेलिंग, मतलब इन्फ्लामेशन होना, क्या कहलाता है, हेपेटाइटिस। क्लियर है। ये देखिए हमारे बॉडी है, बॉडी पार्ट है एक लिवर, लिवर में क्या आ रहा है, हेपेटाइटिस वायरस, इसको ये क्या कर देगा, एंटर हो जाएगा, उसी के कारण क्या हो जाएगी, हेपेटाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके कारण क्या है, किस कारण से हेपेटाइटिस होती है। तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कैसे, सबसे पहले है हमारा वायरल हेपेटाइटिस, जो मोस्ट कॉमन है वो हमारा क्या है, वायरल हेपेटाइटिस, किसी भी वायरस के थ्रू होना, मतलब वायरल हेपेटाइटिस। इट इज कॉज्ड बाय वन ऑफ द सेवरल वायरस, बहुत सारे वायरसों से हो सकता है। कौन सा, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई। ये क्या है, टाइप्स हैं वायरस के, तो ये अलग अलग हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में इन पांचों के बारे में ही डिस्कस करेंगे। सेकंड, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, जो लोग शराब ज़्यादा पीते हैं, ठीक है, उसके कारण भी उनका क्या हो जाता है, लिवर डैमेज हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है लिवर में, तो हेपेटाइटिस की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस कॉज्ड बाय हैवी अल्कोहल यूज, मतलब जो लोग अल्कोहल शराब का यूज ज़्यादा करते हैं उनको भी हेपेटाइटिस की कंडीशन देखने को मिलती है। थर्ड है टॉक्सिक हेपेटाइटिस। टॉक्सिक मतलब कोई पॉइजन, केमिकल, ठीक है, उनके कारण से क्या हो रहा है, हमारे लिवर जो है वो अफेक्ट हो रही है और डैमेज हो रहा है, जैसे किसी मेडिसिन से, ठीक है, सप्लीमेंट्स ऐसा हम यूज कर रहे हैं जो लिवर को अफेक्ट कर रहा हो, उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, टॉक्सिक हेपेटाइटिस। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। ऑटो इम्यून का क्या मतलब है, हमारी इम्यूनिटी, जो हमारे इम्यून सेल्स हैं वो खुद ही अपनी सेल्स को ही डैमेज करती हैं। ठीक है, लिवर को डैमेज करती है हमारी ही बॉडी की सेल्स, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। ठीक है, ये कैसी कंडीशन है, इट इज़ अ क्रोनिक टाइप की है, इन विच योर बॉडीज इम्यून सिस्टम, हमारी ही बॉडी का इम्यून सिस्टम अटैक योर लिवर, अपने ही लिवर पे अटैक करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। द कॉज कुड बी जेनेटिक और इन्वायरमेंटल, दो टाइप्स का हो सकता है जेनेटिक हो, ठीक है, पहले से ही चलता आ रहा हो उस जनरेशन में, या फिर इन्वायरमेंटल के कारण ऐसा हो सकता है। तो हमने, ठीक है, तो हमने इसके कारण देखे कि हेपेटाइटिस किन किन कारणों से हो सकता है। सबसे पहले है हमारा वायरल हेपेटाइटिस, जिसमें कि हमारे 5 टाइप्स हैं, ए, बी, सी, डी, ई। सेकेंड हो सकता है कि जो लोग ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ करते हो उस कारण से भी अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो सकती है। थर्ड क्या है हमारी, टॉक्सिक हेपेटाइटिस। टॉक्सिक मतलब कोई पॉइजन, केमिकल्स, मेडिसिन या सप्लीमेंट्स
के कारण जो लिवर है वो अफेक्ट हो रहा है या डैमेज हो रहा है। फोर्थ है हमारा ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, जिसमें कि हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो खुद की ही सेल्स को, मतलब खुद की ही लिवर की सेल्स को डैमेज कर रहे हैं, तो उस कारण से भी हमें हेपेटाइटिस हो सकती है। अब देखते हैं कि स्प्रेड, ठीक है, मतलब रूट क्या है, फैलने का कारण क्या है, किस तरीके से फैलती है, स्प्रेड ऑफ वायरल हेपेटाइटिस। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ वायरल हेपेटाइटिस के बारे में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वायरल हेपेटाइटिस अभी हमने पढ़ा 5 टाइप्स के होते हैं, ए, ठीक है, क्या है, ए, बी, सी, डी और ई, ठीक है। अब ये जो है इनका स्प्रेड कैसे होता है, मतलब फैलते कैसे हैं, रूट क्या है इनका, ठीक है। तो हेपेटाइटिस ए और ई, मतलब कि ये वाले, ये दोनों, ठीक है, ए फर्स्ट एंड लास्ट, ये दोनों का सेम है, ठीक है। और बी सी डी, ये जो बीच वाले हैं, इनका तीनों का रूट ऑफ ट्रांसमिशन एक है, मतलब किस तरीके से स्प्रेड होते हैं, तो इन तीनों का सेम है और इन दोनों का सेम है, ठीक है। तो पढ़ते हैं, हेपेटाइटिस ए एंड ई स्प्रेड थ्रू फीकल ओरल रूट, ठीक है। किससे फैलते हैं, फीकल ओरल रूट से। मान लीजिए किसी ने स्टूल पास किया, ठीक है, स्टूल पास करने के बाद उसने हाथ क्या किए, सही से वॉश नहीं किए, ठीक है, और उन्हीं हाथों से उसने पानी दिया या फूड बनाया, फूड परोसा किसी को, तो वो क्या होगा, वो उसने क्या किया, ओरल, दूसरे इंसान के केस में चला गया, मतलब मुंह में चला गया इन्फेक्शन। तो वही चीज़ है वायरल, मतलब फीकल ओरल रूट, मतलब जो हमारे स्टूल से लेके ओरल तक का वो है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, फीको ओरल रूट। ये जो हेपेटाइटिस है ए और ई किसके कारण होता है, कंटेमिनेटेड वाटर, कंटेमिनेटेड फूड, मतलब जहाँ गंदगी ज़्यादा हो, मान लो आप हैंड वॉश सही से नहीं कर रहे हो, हाइजीन नहीं रख रहे हो, सैनिटेशन नहीं रख रहे हो, तो उस कारण भी ये हेपेटाइटिस ए और ई फैलता है। हेपेटाइटिस ई कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू, मतलब जो हेपेटाइटिस ई है वो और किन किन तरीकों से फैल सकता है। सबसे पहले अनकुक्ड पोर्क, ठीक है, जो पिग है उसको अगर हम अनकुक्ड करके खाते हैं तो उसके कारण भी हमें हेपेटाइटिस ई हो सकता है। डियर को या फिर शेलफिश को, मतलब शेलफिश मान लो पानी में है, वो पानी क्या है, कंटेमिनेटेड है ऑलरेडी, और उसको हम ला के क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो हमें भी हेपेटाइटिस ई हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ क्या है, रूट है कि किस तरीके से जो हेपेटाइटिस ए और ई है वो फैलता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए भाई, हैंड वॉशिंग सही से करनी चाहिए, हाइजीन रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं बी सी डी, ठीक है, जो हमारे बीच वाले 3 हैं, ये कैसे फैलते हैं भाई, हेपेटाइटिस बी सी डी इज स्प्रेड थ्रू अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है, बी से शुरुआत हो रही है ना, बी मतलब ब्लड, ये किससे फैलता है कि ब्लड से। मान लो किसी का भी ब्लड जो इन्फेक्टेड है, अगर वो ब्लड के कांटेक्ट में आ जाता है, मतलब हमारी बॉडी उसके ब्लड के कांटेक्ट में आ जाती है, तो हमें हेपेटाइटिस बी सी और डी होने के चांस हो सकते हैं, ठीक है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स मतलब सीमन, वेजाइनल फ्लूइड, ठीक है, सलाइवा, इन सारी चीज़ों में जो भी हमारे फ्लूइड्स हैं, बॉडी फ्लूइड्स हैं, अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं तो उसमें हमें हेपेटाइटिस बी और सी और डी होने के चांस रहते हैं। मान लीजिए अनप्रोटेक्टेड सेक्स में, ठीक है, ब्लड से, या फिर पेरीनेटल रूट। पेरीनेटल रूट क्या होता है, माँ से बच्चे में भी ये इन्फेक्शन क्या है, हो सकता है। इसका रूट हमें क्लियर हुआ कि बी सी डी किससे, बी फॉर ब्लड, मतलब ब्लड से होने वाली जो भी हमारा इन्फेक्शन है, मान लो किसी के निडल ब्रेक हो गई, ठीक है, और किसी हम सिरिंज यूज़ कर रहे हैं, उसी को हमने दूसरी सिरिंज यूज़ कर ली, तो बहुत सारी चीज़ें जो भी ब्लड के कांटेक्ट में आ रहा हो, सलाइवा के कांटेक्ट में आ रहा हो, सीमन के कांटेक्ट में आ रहा हो, हमारी बॉडी का कोई भी बॉडी फ्लूइड किसी अदर पर्सन के कांटेक्ट में आ रहा है जो कि इन्फेक्टेड है और हमारे कांटेक्ट में आ रहा है, तो हम क्या हो सकते हैं, उस इन्फेक्टेड हो सकते हैं। मान लीजिए किसी भी प्रेग्नेंट महिला, जैसे कि अभी इसमें दिया गया है पेरीनेटल रूट, ठीक है, पेरीनेटल रूट में क्या है कि अगर माँ को, गर्भवती महिला है, उसको अगर हेपेटाइटिस बी है तो उसके बच्चे को भी होने के चांस हो सकते हैं कि उसको हेपेटाइटिस हो,
ठीक है। अब मान लीजिए गर्भवती महिला है, उसको हेपेटाइटिस बी है, ठीक। अब उसकी प्रेगनेंसी में उसको पता चला हेपेटाइटिस बी है, अब वो आई किसके लिए, डिलीवरी के लिए। तो डिलीवरी के टाइम पे क्या होता है, जब हेपेटाइटिस बी की कंडीशन होती है, ठीक है, वो सबसे डेंजरस माना जाता है, उसकी कंडीशन होती है। तो मान लीजिए अगर जो हेल्थ वर्कर है, जो उनकी डिलीवरी कर रहे हैं, अगर उन्होंने प्रोटेक्शन यूज नहीं किया तो उनको भी होने के चांसेस हो सकते हैं। प्लस जो इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने यूज़ किए हैं डिलीवरी के टाइम पर, ठीक है, जो भी चीज़ उन्होंने यूज़ की है, अगर उन्होंने उसको अच्छी तरीके से ऑटोक्लेव नहीं किया, स्टेराइल नहीं किया, तो दूसरे बंदे को, मतलब जो और गर्भवती महिलाएं आ रही हैं डिलीवरी के लिए, उनको भी होने के चांस हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये कहूँगी, कोई भी पेशेंट अगर हेपेटाइटिस बी का आ रहा है तो जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो पूरे प्रिकॉशंस लेके उस डिलीवरी को यूज करें। प्लस और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको भी ऑटोक्लेव करें, स्टेराइल करें, ठीक है, उस एरिया को स्टेराइल करें। पर रूम को हमें फ्यूमिगेट करना चाहिए डिलीवरी के बाद, जिससे कि जो इन्फेक्शन है वो अदर पर्सन में ट्रांसफ़र ना हो, ठीक है। तो इसके थ्रू हमने क्या देखा कि हमारा स्प्रेड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब किसके थ्रू ये इन्फेक्शन फैल सकते हैं। तो जो हेपेटाइटिस ए है और ई है वो किससे फैल रहा है, फीकल ओरल रूट से, ठीक है। तो उसमें हमें क्या यहाँ ध्यान रखना है, हैंड वॉशिंग, हैंड हाइजीन वगैरह ये ध्यान रखनी है। और जो हमारी BCD है, हेपेटाइटिस BCD है, ये ब्लड के कांटेक्ट में आने से स्प्रेड होते हैं, ठीक है। तो हम बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आएंगे तो ये इन्फेक्शन दूसरे में स्प्रेड हो सकते हैं। देखिए ये क्या है, हेपेटाइटिस ए और ई सेम है, ठीक है। ये हमने कंटेमिनेटेड फूड या वाटर, ठीक है, कंटेमिनेटेड वाटर भी हो सकता है, फूड भी हो सकता है। कंटेमिनेटेड मतलब कि इसमें इन्फेक्शन है, मतलब इसमें वायरस है, ठीक है, कहीं से कंटेमिनेटेड है, तो पानी में भी और फूड में भी। वो हमने क्या किया, एंटर किया, मतलब खाना खाया या पानी पिया, ठीक है, किसके हाथ से, मान लो कोई स्टूल पास किया उसने, ठीक है, उसने हैंड वॉश नहीं किया, उसने हमें खाना परोस दिया, वही खाना हमने खा लिया। अब क्या हुआ, वायरस हमारे बॉडी में क्या हो गया, एंटर हो गया, ठीक है। वायरस बॉडी में एंटर हो गया तो लिवर को इन्फेक्ट करेगा, लिवर को इन्फेक्ट करेगा तो हमें क्या दिखेंगे, सिम्टम्स दिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्प्रेड किस तरीके से फैल रहा है, मान लो हमने कंटेमिनेटेड जो फूड है नहीं खाया होता तो नहीं फैलता, ठीक है। तो वो किस कारण से है कि हाइजीन की। नेक्स्ट है जो वायरल हेपेटाइटिस हैं, जो मेनली होते हैं, ठीक है, वो कौन से हैं, वायरल हेपेटाइटिस ए और ई मैंने अभी आपको बताया किससे फैलता है, फीको ओरल रूट से, ठीक है। हैंड वॉश सही से नहीं करते हुए और उसने फूड हैंडलिंग करी, फूड दिया, किसी को पानी दिया, तो उसके कारण से भी क्या हो सकता है, इन्फेक्शन दूसरे बंदे में ट्रांसफर हो सकता है। तो हेपेटाइटिस ए की क्या है, वैक्सीन अवेलेबल है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, रिकवरी फ्रॉम इलनेस रिजल्ट इन लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। इसमें क्या होगा, मान लीजिए हेपेटाइटिस ए का इन्फेक्शन हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो गया, ठीक है, उसके अगेंस्ट क्या होगा, हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाएगी, ठीक है। एंटीबॉडीज बनाने के बाद वो उन्हें किल कर देगी, किल करने के बाद वो पहचान जाएगी। अब आगे से कभी भी हमें हेपेटाइटिस ए का जो वायरस है हमारी बॉडी में एंटर होगा तो उसको क्या होगा, हमारी बॉडी में लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड होगी ऑलरेडी, ठीक है। तो उससे रिकवरी वो कर सकती है हमारी बॉडी, ये तो वही कह रहा है, ये रिकवरी फ्रॉम इलनेस रिजल्ट इन लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। हेपेटाइटिस बी किससे होता है भाई, ट्रांसमिशन रूट क्या है, ब्लड, या फिर ब्लड के कांटेक्ट में आने से या सेक्सुअल कांटेक्ट आने से, बॉडी फ्लूइड से, तो ये ट्रांसफर हो सकता है। वैक्सीन अवेलेबल है, ठीक है, नो क्योर ट्रीटमेंट अवेलेबल है इसका। हेपेटाइटिस सी ब्लड से होता है, BCD मैंने बताया आपको ब्लड से ट्रांसफर होता है, वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, क्योर कर सकते हैं 8 से 12 वीक ट्रीटमेंट लेने के बाद। ये है हेपेटाइटिस बी किस तरीके से फैलता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। मान लो टैटू कर रहे हैं हम, ठीक है, अनस्टाइल तरीके से टैटू किया, मान लीजिए उसको हेपेटाइटिस बी है या सी है या डी है, ठीक है, उसने उसका टैटू किया और उसी से दूसरे के टैटू कर दिया तो क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, ठीक। कंटेमिनेटेड डायलिसिस इक्विपमेंट्स, किसी भी इक्विपमेंट्स को हमने सही से स्टेराइल नहीं किया, ऑटोक्लेव नहीं किया, तो उससे भी क्या हो सकता है, दूसरे में इन्फेक्शन हो सकता है। कंटेमिनेटेड वैक्सीनेशन इक्विपमेंट्स,
इस मतलब जो हम सिरिंज यूज़ कर रहे हैं वो भी अगर हमने दूसरे पर्सन के यूज़ कर लिया तो उससे भी हो सकता है। नॉन स्टेराइल डेंटल प्रैक्टिस, मान लो हमने किसी के दांत निकाला, दाढ़ निकालते हैं उसमें भी हम इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं, अगर उसमें भी हमने उन इंस्ट्रूमेंट्स को ऑटोक्लेव नहीं किया, स्टेराइल नहीं किया, उनके थ्रू भी दूसरे में इन्फेक्शन हो सकता है। कंटेमिनेटेड ड्रग निडल यूज कर रहे हैं, उसी को हमने दूसरे बंदे के यूज कर लिया। नॉन स्टेराइल बॉडी पायरसिंग इक्विपमेंट्स, मतलब जो नाक कान छेदते हैं वही क्या करते हैं, जो गली मोहल्ले में आते हैं, मान लो एक के छेदा वही दूसरे के छेद देते हैं, तो उसमें क्या है, इन्फेक्शन ट्रांसफर होने के चांस रहते हैं, क्योंकि ब्लड तो कॉन्टेक्ट में आ ही रहा है। इन सब चीजों में ब्लड कांटेक्ट में आ रहा है या फिर कोई भी हमारा बॉडी का जो फ्लूइड है वो कांटेक्ट में आ रहा है, अगर वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन का है और वही इक्विपमेंट्स हमने दूसरे के यूज कर लिए तो वो इन्फेक्शन उसमें भी ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है सिम्टम्स। हमें क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगे हेपेटाइटिस के। अब वो चाहे हेपेटाइटिस ए हो, बी हो, सी हो, डी हो या ई हो, तो उसके क्या है सिम्टम्स, क्या है, सेम ही रहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड फॉर एक्यूट हेपेटाइटिस। एक्यूट हेपेटाइटिस क्या है, जो कुछ टाइम के लिए हो, जैसे 2 से 6 महीने के लिए अगर हमें हेपेटाइटिस है और हमने ट्रीटमेंट लिया उसके बाद ठीक हो गया तो वो क्या होगा, हमारा एक्यूट हेपेटाइटिस। ठीक है, और अगर क्रोनिक है, ठीक है, क्रोनिक इन्फेक्शन है, मतलब लंबे समय तक चलने वाला है, सालों साल चलने वाला है, तो वो कैसा हमारा इन्फेक्शन है, क्रोनिक इन्फेक्शन है। अब ये बोल रहा है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का क्या मतलब है, जब से हमारी बॉडी में वायरस एंटर हुआ है और जब तक कि हमें सिम्टम्स, पहला सिम्टम्स शो नहीं होता है, उसके बीच का जो पीरियड है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। ठीक, तो जो क्रोनिक इन्फेक्शन है, पर्सन कैन बी एसिम्प्टोमेटिक, जो मान लीजिए एक्यूट इन्फेक्शन हुआ तो वो तो सिम्टम्स शो करेगा, लेकिन अगर क्रोनिक है तो वो एसिम्प्टोमेटिक होता है, मतलब सिम्टम्स शो नहीं करेगा, और कभी कभी मे शो सिम्टम्स अंटिल मैनी ईयर्स लेटर, कभी कभी बहुत सालों के बाद वो शो करता है। सम पीपल आर एसिम्प्टोमेटिक एंड सम शोज। इसमें क्या होता है, कुछ तो पीपल वही सिम्टम्स शो कर देते हैं, कुछ सालों साल बिना सिम्टम्स के ऐसे ही रहते हैं, तो उन्हें आइडिया भी नहीं रहता कि उनको हेपेटाइटिस है या नहीं है। अब हमें सिम्टम्स क्या देखने को मिल सकते हैं, सबसे पहले फीवर देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई कोई वायरस हमारी बॉडी में एंटर हुआ है, फॉरेन बॉडी है, तो फीवर तो दिखेगा। फटीक हो सकती है, थकावट हो सकती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख नहीं लगेगी, भूख लगना कम हो जाएगी, नोजिया वोमिटिंग की कंडीशन लगेगी, एब्डोमिनल पेन रहेगा। एब्डोमिनल पेन क्यों रहेगा, राइट साइड, क्योंकि लिवर की क्या पोजीशन है हमारी, राइट साइड में। ठीक है, डार्क यूरिन, क्ले कलर्ड बॉबल मूवमेंट या फिर जॉन्डिस, ये क्यों दिखेगा हमें, सबसे पहले चीज जो होती है हमारा जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, हीमोग्लोबिन जो हमारी जो आरबीसीज हैं, ठीक है, उनका ब्रेक डाउन होता है किसमें, लिवर में और स्प्लीन में। वो ब्रेक डाउन होने के बाद क्या प्रोडक्ट बनता है, बिलिरुबिन। तो बिलिरुबिन क्या है, वो हमारे बॉडी में से स्टूल के साथ पास होता है, ठीक है, यूरिन के साथ पास होता है, तभी तो उसका हमारा हल्का सा जो येलोइश कलर है वो बिलिरुबिन के कारण आता है। मान लो लिवर सही से काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि क्या है, उसमें इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, वायरस है, तो वो क्या करता है, बिलिरुबिन को स्टूल के साथ ना पास करके, ठीक है, वो बॉडी में क्या हो जाता है, कलेक्ट होता रहता है। अगर बॉडी में कलेक्ट होगा तो क्या होगा, जॉन्डिस दिखेगा। जॉन्डिस में क्या होता है, जो पीलापन है, मतलब हमारे आंखों में दिखेगा, ठीक है, तो जॉन्डिस की कंडीशन होगी जिसको हम पीलिया बोलते हैं। वो किस लिए होगी, क्योंकि जो बिलिरुबिन है वो बॉडी से नहीं निकल रहा है। पहले क्या था, लिवर क्या करता था, जो बिलिरुबिन बन रहा है, आरबीसी के टूटने से जो बिलिरुबिन बनता है उसको धीरे धीरे हमारी बॉडी से रिलीज करता था, बाहर निकालता था। लेकिन अब लिवर सही से अपना काम नहीं कर पा रहा है इन्फेक्शन के कारण या फिर इन्फ्लेमेशन के कारण, तो क्या होगा, जो बिलिरुबिन है वो हमारी बॉडी में ही स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर स्टोर होगा तो क्या कंडीशन हो जाएगी, पीले की कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, पीले की दिखेगी, प्लस हमें डार्क यूरिन दिखेगा, डार्क यूरिन दिखेगा हमें, ठीक है। जो वोबल मूवमेंट्स हैं वो जो है वो हमें कैसी दिखेगी, क्ले कलर्ड, क्योंकि अब उसमें येलोइश नहीं है। जब बिलिरुबिन आ रहा था तो कैसा था, येलोइश कलर की थी, ठीक है, जो स्टूल है हमारा, अब कैसा दिखेगा, क्ले कलर्ड का,
जॉइंट में पेन हो सकता है भाई, हड्डियों में दर्द हो सकता है, स्किन रैश हो सकते हैं, स्किन पे रैश दिख सकते हैं, हमें चकत्ते दिख सकते हैं, कंफ्यूजन हो सकता है। कंफ्यूजन क्या भाई, इतनी सारी चीजें चल रही है तो कंफ्यूजन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इमेज के थ्रू है। सबसे पहले वीकनेस और फटीक लगेगा, हमें थकावट महसूस होगी, भूख नहीं लगेगी, जॉइंट में पेन होगा, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी रह सकती हैं। जॉन्डिस क्यों होगा मैंने बताया भी आपको। पीलिया क्यों हो सकता है, बिलिरुबिन की वजह से, वो बॉडी में स्टोर होता रहेगा, लिवर जो है वो बॉडी से उसको बाहर नहीं निकाल पा रहा है। फीवर हो सकता है, डार्क यूरिन दिख सकता है, पेल पॉप दिख सकती है, नोजिया वोमिटिंग की कंडीशन दिख सकती है। पेन दिखेगा कहाँ पर, राइट साइड एब्डोमेन। क्यों, क्योंकि लिवर की जो लोकेशन है वो किधर है, राइट साइड है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। मान लीजिए हेपेटाइटिस तक तो ठीक है, लिवर का इन्फ्लेमेशन तो हो गया, लेकिन हम वो एसिम्प्टोमेटिक है, ठीक है, सिम्टम्स भी नहीं दिख रहे हैं उसमें, या सिम्टम्स दिख रहे हैं तो ध्यान नहीं दिया, तो उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस हमें क्या देखने को मिल सकती है। सबसे पहले लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस में क्या होगा, एक तो हमारा है हेल्दी लिवर, ठीक है, इसमें सेल्स हैं, लिवर सेल्स हैं, एक तो हमारा हेल्दी लिवर, लेकिन उसमें क्या होगा, लिवर सिरोसिस में क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, परमानेंट लिवर स्कारिंग। जो लिवर की सेल्स हैं वो स्कार करना स्टार्ट कर जाएंगी, नेक्रोसिस करना स्टार्ट कर जाएंगी, और उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे धीरे। तो वो अनेबल टू फंक्शन, जो फंक्शन वो करती हैं, जैसे लिवर का जो फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगी, काम नहीं कर पाएंगी, तो उस कंडीशन को क्या बोल रहे हैं, लिवर सिरोसिस। नेक्स्ट लिवर फेलियर। फिर क्या कंडीशन आएगी भाई, नहीं ध्यान देंगे, ठीक है, ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो लिवर फेलियर भी हो सकता है, लिवर कैंसर भी हो सकता है। ये कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिल सकती है। अब इनकी क्या स्टेज है भाई, हेल्दी लिवर है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, फैट का डिपोजिशन हुआ, ठीक, फिर क्या हुआ, फाइब्रोसिस बनने लगे, सिरोसिस हो गया, लिवर्स की जो सेल्स है वो डैमेज होना स्टार्ट हो गई, डेथ होने लगी स्टार्ट, फिर क्या है वो कैंसर में डेवलप हो गई, ठीक है। फिर पहले बेनाइन होगा, फिर मैलिग्नेंट कैंसर होगा, एक जगह से दूसरी जगह फैलने वाला कैंसर स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से लिवर क्या है, धीरे 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 डैमेज होता चला जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब हम पढ़ेंगे सारे डिटेल में हेपेटाइटिस ए के बारे में, हेपेटाइटिस बी के बारे में, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। अभी हमने जो पढ़ा था कि हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई जो है उनका रूट क्या है, सेम है, ठीक है, फैलने का जो स्प्रेड का ट्रांसमिशन है वो सेम है, तो हम इन दोनों को कंपैरिजन करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा हेपेटाइटिस ए और ई हेपेटाइटिस, तो इन दोनों का रूट क्या था, फीको ओलर रूट। तो रूट ऑफ ट्रांसमिशन थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर और फूड, हमने देखा जो इनका रूट है, मतलब फैलने का जो ट्रांसमिशन है वो क्या है, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, मतलब दूषित पानी और खाना। मान लीजिए किसी ने स्टूल पास किया, उसके बाद उसने हैंड वॉश सही से नहीं किए, हाथ सही से नहीं धोए, ठीक है, तो उसमें क्या हो गया, हाथ पे भाई जर्म्स है, बैक्टीरिया है, वायरस है, वही उन्हीं हाथों से उसने खाना परोसा, ठीक है, खाना बनाया, तो वही वायरस कहाँ चला गया, खाने में, खाना कैसा हो गया, दूषित, मतलब कंटेमिनेटेड, ठीक। अब वही किसी और ने खा लिया तो वो क्या होगा, इन्फेक्शन एक से दूसरे में फैल जाएगा। तो वही फीको ओरल रूट है जिसके कारण हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई होते हैं। एंड कैन ऑल्सो स्प्रेड शेलफिश हार्वेस्टेड फ्रॉम कंटेमिनेटेड वाटर। जैसे कि मैंने बताया कि जो वाटर है मान लो कंटेमिनेटेड है, उसमें से हमने शेलफिश को हार्वेस्ट किया, उसके बाद कंज्यूम किया, मतलब खाया, तो उससे भी हमें क्या हो सकता है, हेपेटाइटिस ए हो सकता है, ठीक है। सेम चीज वही है, रूट ऑफ ट्रांसमिशन है फीको ओरल रूट, कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू अनकुक्ड पोर्क, पिग का जो अनकुक्ड है उसको अगर कंज्यूम करते हैं तो उसके कारण भी हेपेटाइटिस ई के चांसेस हैं, डियर या फिर शेलफिश, ठीक है। तो रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, सेम है इन दोनों का, ठीक है। ये किसको अफेक्ट कर रहा है, मेनली चिल्ड्रन को अफेक्ट करता है, ठीक है। इन्फेक्शन कैसा है, एक्यूट है, मतलब थोड़े टाइम के लिए होता है और फिर सही हो जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, 2 से 6 हफ्तों का इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, जब से वायरस हमारी बॉडी में एंटर हुआ है और उसका जो फर्स्ट सिम्टम दिखता है उसके बीच के पीरियड को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। HAV मतलब हेपेटाइटिस ए वायरस जो है इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस,
एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई जो हमारे 5 वायरस हैं, इसमें से सिर्फ हेपेटाइटिस बी ही डीएनए वायरस है, बाकी सारे आरएनए वायरस है। ठीक है। Infection is mild with most people making a full recovery and remaining get immune for further hepatitis A infection। अभी मैंने बताया, मान लीजिए जो इन्फेक्शन है वो माइल्ड है, ठीक है, लेकिन कुछ पीपल में, कुछ लोगों में क्या करता है, ये रिकवरी सही तरीके से हो जाती है। रिकवरी होने के बाद रिमेनिंग गेट इम्यून, मतलब वो बंदे उस चीज़ के लिए इम्यून हो जाते हैं फॉर फर्दर हेपेटाइटिस ए वायरस इन्फेक्शन, मतलब उनको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड हो जाती है। मान लीजिए हेपेटाइटिस ए वायरस हमारी बॉडी में गया, अब उसके खिलाफ हमारी बॉडी ने क्या बनाई, एंटीबॉडीज बनाई, उनको किल भी कर दिया। ठीक है। किल करने के बाद अब अगर दोबारा हेपेटाइटिस ए वायरस हमारी बॉडी में एंटर होता है तो उसके लिए इम्यूनिटी पहले से ही तैयार हमारी बॉडी में है। क्लियर। अब डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या करेंगे, आईजीएम करेंगे। ठीक है। किसके लिए, एंटी हेपेटाइटिस वायरस के लिए। एंटीबॉडीज इन द ब्लड शो एक्टिव इन्फेक्शन। ठीक, मान लीजिए हेपेटाइटिस ए वायरस हमारी बॉडी में एंटर हुआ तो हमारी बॉडीज क्या बनाएंगी, एंटीबॉडीज बताएंगी। ठीक है। तो हमने ब्लड चेकअप करवाया तो उसमें क्या आएगी, एंटीबॉडीज आएंगी ना, तो आईजीएम, ठीक है, सॉरी ये जी है, आईजीएम जो है वो हमें दिखाएगा ब्लड में, जिससे कि हमें पता चलेगी कि हाँ इन्फेक्शन है बॉडी में। ठीक है। हेपेटाइटिस ए एंटीजन इज सीक्रेटेड इन स्टूल। जो हेपेटाइटिस ए वायरस है, एंटीजन किसको बोल रहे हैं, कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो वायरस हमारी बॉडी में एंटर हुआ उसी को हम एंटीजन बोल रहे हैं। वो किस में होगा, स्टूल में होगा। जब भी तो हमने बोला कि अगर कोई इंसान स्टूल पास करता है उसके बाद हाथ सही से नहीं धोता है तो वो दूसरे को भी फैला सकता है। लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी इज अ हेपेटाइटिस ए वायरस एंटीबॉडी इज गिवन बाय आईजीजी एंटीबॉडीज। अगर हम टेस्ट करा रहे हैं, ठीक है, एंटीबॉडीज, जब वायरस हमारी बॉडी में है तो हमारी बॉडीज में कौन सी एंटीबॉडीज मिलेंगी, आईजीएम। ठीक है। अब हम उस वायरस से पूरी तरीके से रिकवर हो सकते हैं। रिकवर होने के बाद हमारी बॉडी में कौन सी इम्यूनोग्लोबिन जी, आईजीजी पाई जाएगी। ठीक है। लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक है। क्लियर हुआ। रेस्ट एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट, उसको क्या देना है, रेस्ट कराना और सपोर्टिव ट्रीटमेंट उसको देना है। अच्छा, प्रिवेंशन, कैसे बच सकते हैं हेपेटाइटिस ए वायरस से। ठीक है। वैसे तो वो ज़्यादातर लोगों में क्या करता है, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करा देता है, उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन नहीं करता है जिन लोगों को, उनको क्या है, वैक्सीन भी अवेलेबल है, वो वैक्सीन भी लगवा सकते हैं। इम्यूनोग्लोबिन कैन बी गिवन विद इन 2 वीक्स ऑफ एक्सपोजर। जो हम आईजीएम एंटीबॉडीज हैं, अगर एक्सपोजर के बाद हम दे रहे हैं तो उसको हमें कब देना चाहिए, विद इन 2 वीक्स के अंदर ही हमें उसको दे देना चाहिए, जिससे कि उसको इन्फेक्शन ना हो। हैंड हाइजीन एंड सैनिटेशन, सीधी सी बात है, हमें हाथ की साफ सफाई और सैनिटेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि ये जो फैलता है वो किस कारण से फैलता है, फीकल ओरल रूट से। अगर हमने हैंड हाइजीन या सैनिटेशन नहीं रखा तो ये एक से दूसरे में फैल सकता है। ठीक। रेट, अब सेकंड आ जाते हैं, रेट इंक्रीजेस विद एज, ये एज के साथ ज़्यादा होता है। ठीक है। अफेक्टिंग एडल्ट ओवर 50 के बाद ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करता है। इन्फेक्शन कैसा है, एक्यूट है। ठीक है। हेपेटाइटिस ए का भी एक्यूट था। ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, 2 से 8 हफ्ते का इंक्यूबेशन पीरियड है इसका। हेपेटाइटिस ए वायरस भी क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। क्लियर। वायरस इज डिटेक्टेबल इन स्टूल, किस में पाया जाता है, स्टूल में भी, ब्लड स्ट्रीम में भी। जिस टाइम ड्यूरिंग पीरियड जब बॉडी में हमारे है तो वो स्टूल में भी पा सकते हैं हम, ब्लड में भी देख सकते हैं। आईजीएम, एंटीटाइटिस ई वायरस इम्यूनोग्लोबिन एम एंटीबॉडीज अपीयर इन ब्लड। जब हम टेस्ट कराएंगे, ठीक है, जब हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होगा तो हमारी एंटीबॉडीज बनेंगी। एंटीबॉडीज कौन सी होंगी, इम्यूनोग्लोबिन एम, आईजीएम, उस टाइम पे हमारी बॉडी में वो प्रेजेंट होंगी। मोस्ट पीपल गेट फुली रिकवर्ड फ्रॉम दिस वायरस, ज़्यादातर लोग इस वायरस से अपने आप रिकवर हो जाते हैं। ठीक है। इन रेयर केस, कुछ
रेयर केसेस में क्या होता है, हेपेटाइटिस ई कैन सीवियर, बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकती है, एंड रिजल्ट इन द fulminant हेपेटाइटिस, एक्यूट लिवर फेलियर इन प्रेग्नेंट वुमेन। कुछ रेयर केसेस में ये जो है कंडीशन सीवियर हो जाती है, उसकी वजह से हेपेटाइटिस मतलब लिवर फेलियर की कंडीशन भी हमें देखने को मिलती है। इसका क्या ट्रीटमेंट हम ले सकते हैं, रिबाविरिन एंड इंटरफेरॉन अल्फा, ठीक है। रिबाविरिन और इंटरफेरॉन अल्फा कैन बी गिवन टू इम्यूनोसप्रेस्ड पीपल। इम्यूनोसप्रेस्ड पीपल मतलब जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, ठीक है, जैसे कि HIV एड्स वाले या कैंसर पेशेंट्स, ठीक है। तो ये क्या है, इम्यूनोसप्रेस्ड पीपल है, इनको हम ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्लियर इसमें देखा कि हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, कैसे फैलता है, किन किन को अफेक्ट करता है, इन्फेक्शन कैसा है, क्रोनिक है या एक्यूट है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, वैक्सीन अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है, प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ें। अब आ जाते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए, ठीक है। ये क्या है, डेंजरस है। सबसे पहले क्या है, हेपेटाइटिस बी इज अ DNA वायरस। सारे हमारे कौन से हैं, RNA वायरस, सिर्फ एक सिंगल ये क्या है, हमारा DNA वायरस है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। रूट क्या है, अभी मैंने आपको बताया, हेपेटाइटिस बी, बी फॉर ब्लड, ब्लड से रिलेटेड जो भी अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ, सीमन हुआ, सलाइवा हुआ, हमारे बॉडी फ्लूइड्स हुए, उसके थ्रू अगर कोई भी कांटेक्ट में आ रहा है तो उसको हेपेटाइटिस बी के होने के चांसेस हो सकते हैं, मतलब स्प्रेड वो हो सकता है। तो रूट थ्रू इन्फेक्शियस ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है, ब्लड के थ्रू या बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू, जैसे कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, IV ड्रग यूजर्स, पेरीनेटल, माँ से बच्चे में, IV ड्रग यूज़र जो हम सिरिंज यूज़ कर रहे हैं वही हमने दूसरे की यूज़ कर ली, पायर्सिंग मतलब जो छेद कान नाक छेदते हैं उसके थ्रू, ठीक है, कंटेमिनेटेड इक्विपमेंट्स जो किसी के यूज़ करें वही दोबारा से अनस्टेराइल इक्विपमेंट्स यूज़ करना, उन सारी चीज़ों से ये स्प्रेड हो सकता है। ये दोनों कंडीशन में होता है, एक्यूट भी और क्रोनिक भी। ज़्यादातर क्या होता है, 95% क्या है, क्रोनिक इन्फेक्शन है। किस में पाया जाता है, इन्फेंट्स, इन चिल्ड्रंस में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि चिल्ड्रंस की जो इम्यूनिटी है वो थोड़ी सी वीक होती है, इसलिए। क्रोनिक यूजुअली हैव नो सिम्टम्स, जो क्रोनिक है अगर लंबे समय तक भाई ये अगर चलने वाला है तो उस टाइम पे कोई सिम्टम्स शो नहीं करता है, बट इवेंचुअली दे डेवलप लिवर सिरोसिस एंड लिवर कैंसर। लेकिन अगर बाद में मान लो क्रोनिक कंडीशंस में चल रहा है काफ़ी साल से, लेकिन कुछ सालों बाद अगर ये सिम्टम्स शो करेगा, डायरेक्ट क्या करेगा, लिवर सिरोसिस और लिवर फेलियर की कंडीशन हमें उसमें देखने को मिलेगी। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, 1 to 6 months, ठीक है, हो सकता है इसका। इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन आर एट इंक्रीज रिस्क, इन्फेंट्स और जो यंग चिल्ड्रन हैं उनको ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट कैसे पता कर सकते हैं, HBsAg, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, ये टेस्ट है HBsAg, इससे हम ब्लड टेस्ट होता है, ठीक है, ब्लड में ये रिपोर्ट हम कराते हैं जिससे कि हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हेपेटाइटिस बी वायरस है या नहीं, ठीक है। शो इन्फेक्शन इज प्रेजेंट, यही हमें बताता है कि इन्फेक्शन है या नहीं। एंटी हेपेटाइटिस सरफेस शो प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरस, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज भी बन जाती हैं, तो वो हमें शो करती हैं कि हाँ इसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन भी है। ट्रीटमेंट फॉर क्रोनिक, ठीक है, अगर एक्यूट है ठीक हो जाएगा, अगर क्रोनिक कंडीशन में तो एंटीवायरल हमें देनी चाहिए। वायरल क्यों, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है तो उसके अगेंस्ट में तो देंगे एंटीवायरल, ठीक है। कौन सी, टेनोफोविर, एंटीवायरल ड्रग्स देंगे, कौन सी, टेनोफोविर एंड इंटरफेरॉन अल्फा, ठीक है। ये ड्रग्स हम दे सकते हैं जब पेशेंट को क्या हो, क्रोनिक कंडीशन हो। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज सून आफ्टर बर्थ, हेपेटाइटिस बी जो है वो हम बच्चे में न्यूबॉर्न में बर्थ के
टाइम पर लगाते हैं, एट बर्थ भी लगाते हैं, विद इन 24 आवर्स भी लगाते हैं, ठीक है। विद इन 24 आवर्स फॉलोड बाई 2-3 डोजेज एटलीस्ट 4 वीक्स अपार्ट, और उसके बाद भी 2 से 3 डोज भी 4 हफ्तों के बाद हम उनमें लेते हैं। इम्यूनोग्लोबिन आफ्टर एक्सपोजर, मान लीजिए कोई भी हेल्थ वर्कर्स है, अगर वो हेपेटाइटिस बी के कांटेक्ट में आया है तो हम उसको इम्यूनोग्लोबिन दे सकते हैं और इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। क्लियर हुआ? हमने हेपेटाइटिस बी में पढ़ा कि हेपेटाइटिस बी क्या है, डीएनए वायरस है, कैसे फैलता है, ब्लड या ब्लड के बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आने से फैलता है। इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, 1 to 6 मंथ्स है। एक्यूट भी हो सकता है, क्रोनिक भी होता है, इन्फेंट्स और चिल्ड्रंस में ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। कैसे पता कर सकते हैं, हेपेटाइटिस एस, ठीक है, HBsAg टेस्ट होता है, उसको करा के हम पता कर सकते हैं कि इन्फेक्शन प्रेजेंट है या नहीं है। ट्रीटमेंट क्या लेंगे, एंटीवायरल ड्रग्स ले सकते हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन अवेलेबल है जो कि न्यूबॉर्न को एट बर्थ पे दी जाती है, या फिर हम विद इन 24 आवर्स में दे सकते हैं, उसके बाद और भी डोजेस लगती हैं। अगर किसी को एक्सपोजर हो जाता है तो उस केस में हम उसको इम्यूनोग्लोबिन भी दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है हेपेटाइटिस सी वायरस। हेपेटाइटिस सी वी क्या है, मैंने आपको बताया बी, सी और डी सेम है। सेम क्या मतलब, सेम रूट से ट्रांसमिट होते हैं, एक से दूसरे में फैलते हैं। तो हेपेटाइटिस सी क्या है, आरएनए वायरस है। मैंने बताया हेपेटाइटिस बी सिर्फ डीएनए वायरस है, बाकी सब क्या है, आरएनए वायरस है। रूट ऑफ ट्रांसमिशन इज सेम एज हेपेटाइटिस बी। जो अभी हमने पढ़ा हेपेटाइटिस बी किस तरीके से उसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन है, सेम हेपेटाइटिस सी का है। कैसे, ब्लड से या बॉडी फ्लूइड से, जैसे अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ठीक है, कंटेमिनेटेड इक्विपमेंट्स, पियर्सिंग, ब्लड और निडल्स, सिरिंज, तो इन सब चीज़ों से ही ये भी फैलता है। एक्यूट प्लस क्रोनिक दोनों ही कंडीशन है, एक्यूट भी होता है, क्रोनिक भी होता है। 80% क्रोनिक के चांस रहते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, 2 से 3 मंथ्स का इंक्यूबेशन पीरियड है इसका। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या करा सकते हैं, कैसे पता करेंगे, हम क्या करेंगे, एंटी HCV इन ब्लड, HCV करेंगे। अगर हमें लगता है कि हाँ भाई इसको इन्फेक्शन है तो हम क्या करेंगे, HCV हेपेटाइटिस सी वायरस का टेस्ट कराएंगे, उसमें हमें शो हो जाएगा कि हाँ उसमें इन्फेक्शन प्रेजेंट है या नहीं। अगर है तो ट्रीटमेंट क्या देंगे, इसमें थोड़ा सा अलग देंगे, एक्टिंग एंटीवायरल, ठीक है, सोफोसोवियर एंड पेग इंटरफेरोन अल्फा, ये ट्रीटमेंट हम उसको देंगे, एंटीवायरल ड्रग्स हैं, ठीक है। नो वैक्सीन इज अवेलेबल, वैक्सीन कोई अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये ट्रीटमेंट क्या है, कारगर है, इफेक्टिव है, जो कि इससे ठीक हो जाता है। अब लास्ट हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस बी डी क्या है, सेम रूट ऑफ ट्रांसमिशन एज बी और सी। जैसे कि मैंने बताया हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस डी, इनका क्या है, सेम रूट है, एक ही रूट से ये ट्रांसमिट होती हैं, ब्लड या फिर बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है, उनसे ये ट्रांसमिट। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, 1 से 4 महीने का, ठीक। इट नीड्स हेपेटाइटिस बी इन ऑर्डर टू इन्फेक्शन द होस्ट। इसका क्या मतलब है, पहले उस बंदे को पहले हेपेटाइटिस बी वायरस होगा, उसके बाद ही हेपेटाइटिस डी होने के उसको चांस हैं। बिना हेपेटाइटिस बी वायरस के हेपेटाइटिस डी वायरस नहीं हो सकता, ठीक है। तो वही कह रहा है कि उसको हेपेटाइटिस बी वायरस की ज़रूरत है होस्ट को इन्फेक्ट करने के लिए, ठीक है। कॉजेज इन्फेक्शन इज 2 ways, ये जो इन्फेक्शन है वो 2 तरीके से होता है। एक तो को इन्फेक्शन मतलब साथ साथ, या तो साथ साथ हेपेटाइटिस बी भी होगा और हेपेटाइटिस डी भी होगा, ठीक है। हेपेटाइटिस बी वायरस एंड हेपेटाइटिस डी वायरस एट अ सेम टाइम, एक ही टाइम पे उस पर्सन में दोनों ही इन्फेक्शन प्रेजेंट होंगे, तो सोचिए कितना खतरनाक है। जब एक ही अगर हेपेटाइटिस ए हो रहा है या बी हो रहा है या सी हो रहा है तो अकेले ही कितने खतरनाक थे, और दो एक ही टाइम पे 2 इन्फेक्शन हो रहे हैं तो ये और ज़्यादा डेंजरस है। सुपर इन्फेक्शन क्या होता है, सुपर इन्फेक्शन में क्या होगा, पहले हेपेटाइटिस बी वायरस होगा, ठीक है, वो डैमेज कर लेगा लिवर को, फिर क्या होगा, हेपेटाइटिस डी वायरस होगा। सुपर इन्फेक्शन मतलब पहले हेपेटाइटिस बी वायरस उसको इन्फेक्ट मतलब पर्सन को होगा, पहले हेपेटाइटिस बी वायरस होगा, उसके बाद पहले वो लिवर को डैमेज कर लेगा, फिर हेपेटाइटिस डी वायरस उसको होगा। एक्यूट प्लस क्रोनिक दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं, ठीक है।
हेपेटाइटिस डी वायरस इज द मोस्ट फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस सीवियर। सबसे ज़्यादा सीवियर कौन सा है? हेपेटाइटिस डी। क्यों है? क्योंकि इसमें दो इन्फेक्शन हो रहे हैं, ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या करा सकते हैं? HDAG मतलब हेपेटाइटिस डी वायरस एंटीजन और एंटी हेपेटाइटिस डी वायरस, ये हम टेस्ट करा सकते हैं ब्लड से, ब्लड सैंपल से, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है? एंटीवायरल ड्रग्स है भाई, सब में दे रहे हैं हम, एंटाफेरॉन पैक, एंटाफेरॉन अल्फा। वैक्सीनेशन अगेंस्ट हेपेटाइटिस वी वायरस। अगर हेपेटाइटिस वी वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन हैं, मतलब वैक्सीन उसको लगवाई हुई है, तो हेपेटाइटिस डी के कोई चांस नहीं है, ठीक है। या तो क्या करते हैं, हेपेटाइटिस जो बी वायरस है उसकी वैक्सीन लगवाएं, ठीक है। या फिर अगर हो भी गया है तो उनके हम क्या कर सकते हैं, एंटीवायरल ड्रग्स ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने हेपेटाइटिस के बारे में पढ़ा, ठीक है, उसके कारण पढ़े, रूट ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ा, साइन एंड सिम्टम्स पढ़े, किस तरीके से वो फैलता है या उसके क्या क्या लक्षण हैं। वायरल हेपेटाइटिस कितने टाइप्स के होते हैं? ABCDE, ठीक है। उनका रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कौन सा सबसे ज़्यादा खतरनाक है, वैक्सीन अवेलेबल है या नहीं, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, चिल्ड्रंस को अफेक्ट करता है या नहीं करता है, ठीक है। हमें प्रिवेंशन क्या करना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, कैसे हम पता कर सकते हैं, कौन से हमें डायग्नोस्टिक टेस्ट करने चाहिए, वो सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में जानी हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।